आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। आज बात करते हैं मान्यवर साहब कांशीराम जी की। मान्यवर कांशीराम जी इस देश के एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी थी। 1984 में जब उन्होंने बीएसपी की स्थापना की, उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी इतने लंबे अरसे तक इस देश की राजनीति को प्रभावित करेगी। और विशेष बात यह थी कि मान्यवर कांशीराम साहब के कारण एससी, एसटी और ओबीसी के नेताओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ये लोगों को लगने लगा कि हम भी नेता हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, जिसके कारण ही कई ओबीसी लोगों की पार्टियां बनी और कई लोग जो है भारतीय राजनीति में फिर से नए सिरे से सामने आने लगे। मान्यवर साहब कांशीराम एक बहुत ही दूरदर्शी नेता थे, विचारक थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे वक्ता थे, एक संगठक थे, कुशल संगठक भी थे। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने हमेशा जो है इस देश में बहुजनों की बात की। 15 वर्सेस 85 यह एक समीकरण जो था उन्होंने भारत की राजनीति को दिया। उन्होंने कहा था, एक पेन का हमेशा वो उदाहरण देते थे कि मुझे भारतीय राजनीति, भारतीय समाज व्यवस्था जो है वो जो मनुवादी सिस्टम से चलती है उसे समानता की सिस्टम पे लाना है। और उनके आदर्श डॉक्टर आम्बेडकर थे, महात्मा फुले थे और भारत के तमाम वो नेता थे जिन्होंने बहुजनों के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा मनुवाद के साथ में लड़ाई लड़ी। ऐसे सब आदर्श जो थे, चाहे वो संत रविदास हो, संत कबीर हो, चाहे वो हरिचंद गुरुचरण ठाकुर हो, चाहे अच्युतानंद हो, और ऐसे कई नेता थे जो जिनको मानव कांशीराम अपना आदर्श मानते थे। मान्यवर साहब कांशीराम जी की विशेषता यह थी कि वो बहुत ही स्पष्ट वक्ता थे और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते थे। उन्हें किसी का डर नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी अपनी संपत्ति नहीं बनाऊंगा, और बर्थडे है या कि शादी है या फिर किसी का मरण है वहाँ नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो समाज के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसे कई मौके आते थे कि जब मान्यवर साहब की माँ जो थी उन्हें सभा में मिला करती थी। तो कांशीराम जी के बारे में बताने के लिए कई सारी बातें हैं, लेकिन एक आज के दिन एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा मान्यवर साहब के बारे में। यह उस वक्त की बात थी, 1967 की बात है, जब मान्यवर कांशीराम जी को एक घटना ने काफ़ी प्रभावित कर दिया था। काफ़ी वो दुखी हुए थे, निराश हुए थे, क्योंकि उस वक्त जो थे वो पूना में थे और पूना में जस्ट उन्होंने नौकरी छोड़ी थी और वो कुछ वक्त के लिए आरपीआई के नेताओं के साथ में भी काम करते थे। मान्यवर कांशीराम जी को इस घटना ने, इस जो ये जो एपिसोड हुआ उससे काफ़ी निराश हुए थे, काफ़ी क्रोधित हुए थे, काफ़ी बेचैन हुए थे। ये घटना थी जब आरपीआई और कांग्रेस का अलायंस हुआ था। दादा साहब गायकवाड़ आरपीआई के उस वक्त के एक बहुत बड़े नेता थे। दादा साहब गायकवाड़ का भी एक बहुत बड़ा संघर्ष और बहुत बड़ा कार्य जो है इस मूवमेंट के लिए रहा है। दादा साहब गायकवाड़ ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन को आगे बढ़ाया था। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद में कुछ ऐसा दौर आया कि जब रिपब्लिकन पार्टी जो थी वो बिखर गई। एक वक्त ऐसा था कि रिपब्लिकन पार्टी 1957 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें आरपीआई के तकरीबन 12 सांसद चुन के आए थे अलग अलग प्रांतों से। लेकिन उसके बाद जो बिखराव शुरू हुआ वो आज तक आपने देखा है कि अब अनगिनत पार्टियां हो चुकी हैं आरपीआई की, 100 से अधिक इसके गुट हो चुके हैं। तो दादा साहब गायकवाड़ जो थे नासिक से एमपी भी चुन के आए थे और उसके बाद राज्यसभा के सदस्य भी रहे वो। तो 1967 का जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उससे पहले उन्होंने 1964 में भूमिहीनों के लिए सत्याग्रह किया था और वो देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह था। सारे देश के जेल, स्कूल, शिक्षा संस्थान सब में लोग ठूस ठूस के भरे गए थे। इतना बड़ा वो आंदोलन था। कांग्रेस ने समझा था कि आरपीआई का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इस देश में बनने जा रहा है और बहुत बड़ा एक पावर जो है आरपीआई के हाथ में आने की क्षमता है। तब उन्होंने आरपीआई के नेताओं को मैनेज करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने काम किया था, लेकिन जब आरपीआई के सबसे बड़े नेता थे उस वक्त के दादा साहब गायकवाड़, उन्होंने उनके साथ में एक अलायंस किया और उस अलायंस के तहत एक सीट जो थी आरपीआई ने लड़ी और 520 सीटें जो थी वो कांग्रेस लड़ी। तब मान्यवर कांशीराम जी ने इस अलायंस को नाम दिया था कि एक सीट जो थी वो डॉक्टर आम्बेडकर के खाते में आई और 520 सीटें जो थी वो गांधी के खाते में गई। उस वक्त लोकसभा की 521 सीटें हुआ करती थी।
तो जब आरपीआई और कांग्रेस का अलायंस हुआ और केवल एक सीट आरपीआई को मिली लोकसभा की और 520 सीटें जो थी कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट की, तो घनश्याम जी को इस घटना ने काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी विचलित हुए वो। उन्हें लगा कि डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े नेता, महान नेता, जिनके कारण वो प्रभावित हुए थे और इतना बड़ा योगदान डॉक्टर अंबेडकर का, और डॉक्टर अंबेडकर जो सोच रखते थे कि बहुजनों की सत्ता इस देश में आए, बहुजन समाज इस देश का मालिक बने, और आरपीआई के नेता जो है इस तरह से बाबा साहब के विचारों को नष्ट कर रहे हैं, बाबा साहब के विचारों के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी बेचैनी हुई। उन्होंने मन ही मन में ठान लिया था कि कांग्रेस ने जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, हालांकि कई मौके पे अपमान किया था, लेकिन ये जो अपमान था कि गांधी के खाते में 520 सीटें और अंबेडकर के खाते में एक सीट, तो इसके कारण वो काफ़ी विचलित हुए थे, काफ़ी निराश हुए थे। तब बीएसपी का निर्माण नहीं हुआ था। मान्यवर घनश्याम जी आरपीआई के नेता के साथ में मिलकर काम करते थे, और उसके बाद जो था फिर बामसेफ बना, डीएस4 बना, और 1984 में बीएसपी बनी। बीएसपी बनने के बाद में एक ऐसा एक वक्त था कि बीएसपी बहुत ही जल्द जो है भारतीय राजनीति में छा गई थी। 1996 की बात है, जब नरसिम्हा राव ने एक प्रस्ताव भेजा मान्यवर घनश्याम साहब के पास में, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी 1996 के समय तक यूपी में, और उस वक्त जो था यूपी ये डिवाइडेड स्टेट नहीं था, उत्तराखंड भी यूपी का ही भाग था, और उस वक्त यूपी में 425 सीटें हुआ करती थी। 1996 की ये घटना है, तब एच.डी. देवेगौड़ा कांग्रेस के सपोर्ट से पीएम थे, और मान्यवर घनश्याम जी का भी एक बहुत बड़ा रोल था इस सारे कोएलिशन में। और नरसिम्हा राव तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें कुछ भी करके कांग्रेस को यूपी से संजीवनी देना था, क्योंकि यूपी ही ऐसा एक स्टेट था कि जहाँ से पीएम पद का रास्ता निकल के आता है। तो मान्यवर घनश्याम जी के पास नरसिम्हा राव जी गए और उन्होंने कहा कि आप ही हमें बचा सकते हैं, आप हमारे साथ में अलायंस कीजिए। तब मान्यवर घनश्याम जी को वो बात याद आई कि जब कांग्रेस वालों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया था और उन्हें केवल एक सीट दी थी, और घनश्याम जी ने कई भाषणों में उनके इस घटनाक्रम का उल्लेख किया था, और हमेशा वो करते थे इस बात का उल्लेख। जब भी ऐसा मौका आया कि यूपी में बीएसपी मजबूत थी और कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर थी, तब मान्यवर साहब ने सोचा कि ये सही समय है, अच्छा समय है कि मैं कांग्रेस से बाबा साहब के अपमान का बदला ले लूँ। उस वक्त नरसिम्हा राव ने चर्चा करने के लिए शरद पवार जो थे, कांग्रेस के नेता थे उस वक्त, तब एनसीपी बनी नहीं थी, उन्हें घनश्याम के पास ने भेजा कि आप चर्चा कीजिए यूपी में अलायंस करने के लिए बीएसपी और कांग्रेस का। मान्यवर साहब ने शरद पवार को कहा कि भाई शरद पवार जी, आप तो नेता महाराष्ट्र के हैं, आपका यहाँ क्या काम है, आप यूपी के किसी नेता को भेजिए, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मान्यवर घनश्याम ने 2 टुक शरद पवार को वापस भेज दिया, और नरसिम्हा को कहा, नरसिम्हा राव जो थे अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कि भाई मैं ऐसे किसी व्यक्ति से बात नहीं करूंगा जो यूपी के बारे में कोई जानता ना हो, कुछ जानकारी न रखता हो। तब जाके नरसिम्हा राव ने वहाँ के यूपी के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे जितेंद्र प्रसाद, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, राजीव गांधी के काफ़ी करीबी थे, तो जितेंद्र प्रसाद को घनश्याम के पास में भेजा, और मान्यवर घनश्याम जी और जितेंद्र प्रसाद इनमें काफ़ी बातचीत हुई, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बातचीत हुई, और तब जाके एक अलायंस तय हुआ, और उसके मुताबिक 125 सीटें कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट करनी थी और 300 सीटें बीएसपी ने कॉन्टेस्ट करनी थी। तो 1996 में अलायंस बना, और तब जाके मान्यवर घनश्याम जी ने कहा कि आज मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का बदला कांग्रेस से लिया है। जिस कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के केवल एक सीट दी थी, आज उस कांग्रेस को मैंने 125 सीटें दी है, गांधी को 125 सीटें दी है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे 300 सीटें हम कॉन्टेस्ट करेंगे। तब जाके मान्यवर घनश्याम जी का जो कलेजा वो ठंडा हुआ, क्योंकि वो हमेशा दिन रात अपने हर स्पीच में कहते थे कि बाबा साहब के अपमान का बदला मुझे लेना है कांग्रेस से, और इस तरह से उन्होंने बाबा साहब के अपमान का बदला कांग्रेस के साथ में लिया। कांग्रेस को डाउनफॉल, कांग्रेस को एकदम 125 सीटें उन्होंने दी और 300 सीटें में बीएसपी कॉन्टेस्ट किया। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाली जो पार्टी है उसे 300 सीटों पे कॉन्टेस्ट किया, और जो गांधी को मानने वाली कांग्रेस है उसने 125 सीटों पे कॉन्टेस्ट किया। तो इस तरह मान्यवर घनश्याम जी ने बाबा साहब के अपमान का बदला कांग्रेस से ले लिया था। तो मान्यवर घनश्याम जी काफ़ी जो था उनमें एक अपना एक जो व्यक्तिमत्व था उनका, तो काफ़ी एक तेज़ तर्रार व्यक्तिमत्व था, काफ़ी सोच विचार करते थे और काफ़ी शार्प माइंडेड थे, क्योंकि उनके ही
रणनीति का हिस्सा है कि जो बीएसपी 1984 में बनी, 1996 में उसके पास में 5 सांसद हुए। उसके पहले के इलेक्शन जो थे उसमें 11 सांसद बीएसपी के चुन के आए, और 2012 में बीएसपी के 22 सांसद चुन के आए। तो 1996 में तो अटल बिहारी की सरकार भी बीएसपी के सांसदों ने गिरा दी थी केवल 1 वोट से। तो काफ़ी कुछ बदलाव भारतीय राजनीति में हमने देखे थे। अगर साहब जिंदा होते शायद उन्हें ब्रेन स्ट्रोक नहीं हुआ होता, तो आज तक भारतीय राजनीति की दिशा बदल गई होती और माननीय साहब शायद प्रधानमंत्री बन गए होते। लेकिन विवशता से कहिए या फिर माननीय कांशीराम जी को ब्रेन स्ट्रोक आया 2003 में, और हैदराबाद से दूर एक आंध्र प्रदेश का जो तटीयवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे वो गए थे, और वहाँ से लौटते समय उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, और ब्रेन स्ट्रोक के कारण 2003 में जो है वो उससे उभर नहीं पाए। 2006 तक वो कंटिन्यू संघर्ष करते रहे, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक से उभर नहीं पाए, और 2006 में अक्टूबर 9 को उनका देहांत हुआ, निधन हुआ, निर्वाण हुआ। तो माननीय कांशीराम जी ने भारतीय राजनीति को एक नया सितारा दिया मायावती के रूप में, और मायावती ने भी कांशीराम जी का सपना पूरा करते हुए 2012 में खुद के बलबूते पर अपनी सत्ता हासिल की। आज भी जो है बीएसपी एक नेशनल पार्टी है, ये माननीय साहब का ही नतीजा था, काम का नतीजा था, उनकी विचारधारा, उनकी सोच और उनके मेहनत का ही नतीजा था कि बीएसपी आज देश की 3 नंबर की राजकीय पार्टी है। माननीय साहब ने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा साइकिल चलाई, सबसे ज़्यादा उन्होंने ट्रेन से सफ़र किया, सबसे ज़्यादा हवाई सफ़र किया। एक दिन भी वो बैठते नहीं थे, हमेशा उनके पैरों में भिंगरी के जैसा वो पूरे देश में घुमा करते थे, और पूरे देश में घूम घूम के, पूरे देश में जा जाके हर दिन का उन्होंने इस्तेमाल किया। कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना है। और इस तरह माननीय साहब ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मेहनत की, कई लोगों को जोड़ा, कई संगठनों को जोड़ा, कई समूहों को जोड़ा, कई जातियों को जोड़ा, उन्होंने जाति तोड़ो समाज जोड़ा, जैसे कई आंदोलन चलाए। उनके बारे में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज का जो महत्व की बात जो थी कि माननीय कांशीराम साहब ने किस तरह कांग्रेस से अपने अपमान का बदला लिया, ये बात महत्वपूर्ण थी। माननीय कांशीराम साहब को हम भावभीनी आदरांजलि अर्पण करते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में माननीय साहब की अपेक्षा के अनुसार बीएसपी इस देश में सत्ता का केंद्र बनेगी, और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री हो सकती है अगर हम लोग सब मिलकर काम करें। और माननीय कांशीराम जी के सपनों को साकार करने के लिए उनकी विचारधारा, जो उन्होंने हमेशा फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को अपनी विचारधारा माना था, सम्राट अशोक का भारत वो चाहते थे, उस भारत को बनाने के लिए हम सब लोग मिलजुल कर तन मन धन से इस देश का SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी समाज इकट्ठा अगर काम करे तो इस देश डेफिनेटली सम्राट अशोक के भारत जैसा होगा, और इस देश में कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, सब लोग समानता के आधार पर चलेंगे, सब लोग समानता के आधार पर जिएंगे, और एक देश प्रगति पथ पर जाएगा। इसी उम्मीद के साथ माननीय साहब को भावभीनी आदरांजलि अर्पण करते हैं। जय भीम।